हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक किया था। आई होप आज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है वो पुटअप करेंगे। ये हमारा चल रहा है यूपी टीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कल से मैंने स्टार्ट किया है, अब इसको ख़त्म करेंगे जल्दी से ही। तो कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था, आज उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो भूनने का प्रयोग देखिए, जल द्वारा पकाने की विधि में कौन सा आ जाता है? उबालना आ गया। वाष्प द्वारा पकाने की विधि में क्या आ गया? प्रेशर कुकर आ गया, जिसमें कि भाप द्वारा पकाते हैं। चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में आ गया कि तलते हैं। ठीक है, वसा में तलना, जैसे पूड़ी तलना। तो इस तरीके से तलने का सामान कितने हो, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में आ गया। तो लास्ट हमारा क्या बचा? वायु द्वारा पकाने की विधि। तो वायु द्वारा पकाने की विधि में ही हमारा आ जाता है भूजना तथा सेंकना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बैंगन भूजते होंगे। ठीक है, लिट्टी चोखा बनाने के लिए बैंगन भूजते होंगे, टमाटर भूजते होंगे, आलू भूजते होंगे, पापड़ सेकना, ये सब क्या है? ये सब वायु द्वारा पकाने की विधि के अंतर्गत आता है। क्या आता है? भूंजना एवं सेकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे क्या हो जाता है? तो यानी रेफ्रिजरेटर में जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेट है, उसमें क्या होता है? शुक्राणु की वृद्धि बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर कुछ भी नहीं। तो देखिए, जब रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहता है, ठीक है, तो नीचे रहता है, तो वहाँ पर शुक्राणु की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खाना जो है वह खराब होने से बच जाता है। कितने पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे क्या हो जाता है? रुक जाता है। इस ताप पर भोज्य पदार्थ के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और जो है वह पनप नहीं पाते। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, उसी से रिलेटेड है। देखिए, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। अंडा तथा दूध कितने फ़ारेनहाइट पे, डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रहते हैं? तो 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बी रुक जाती है, सी 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डी 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वह भोज्य पदार्थ में जीवाणु पनप नहीं पाते, यानी उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है अंडा और दूध जो है वह सुरक्षित रहते हैं। बाकी चीज़ें भी सुरक्षित रहती हैं। यहाँ बेसिकली अंडा और दूध दिया है, तो हमारा आंसर तब भी सही होगा सी। अगर और भी कुछ दिया होता तो भी हमारा आंसर 35 से 40 डिग्री ही सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नहीं पे ज़्यादा फोकस करिएगा, इसी से कन्फ्यूजन हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना है। बिल्कुल सही बात है, एयर टाइट कंटेनर हम लोग यूज़ करते हैं संरक्षण के लिए। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करते हैं, सही बात है, और उसे धीरे धीरे क्या करते हैं? पकाते हैं। तो ये तीनों आंसर हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए। लास्ट है हमारा, उसमें सांद्र गंधक अम्ल का मिलाना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें सांद्र गंधक अम्ल जो है वह हम लोग नहीं मिलाते हैं। तो हमारा बाकी 3 ऑप्शन जो है वह सही हो जाता है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भंडार गृह यानी स्टोरेज होम में जो स्टोरेज होता है उसमें नमी अगर हो जाती है, यानी सीढ़न लग जाती है, तो डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? सीढ़न भरी जगहों पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो डिब्बों को तेल में डुबोकर उससे फिर ही रखना चाहिए, या फिर डिब्बों को पानी में रखना चाहिए? नहीं, पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमी वाले स्थान तो है ही। डिब्बों को गर्म जल में डुबोना चाहिए, तो जल तो जल ही होता है। ठीक है, चाहे गर्म हो या ठंडा, अगर नमी करके रखेंगे तो खराब हो जाएगा। डिब्बों को तेल में डुबोएं फिर उसे यूं ही रखें, नहीं, ये गलत बात है। डिब्बों को तेल में नहीं डुबाना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए? तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, यानी कि किसी कपड़े में तेल लगाकर उस डिब्बे के पेंदी में उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए? रगड़ देना चाहिए, जिससे कि नमी जो है वो डिब्बों के अंदर नहीं जा पाती है। इससे क्या हो जाता है? भंडार गृह में नमी या सीढ़न होने पर डिब्बे खराब नहीं होते हैं। किससे? कि अगर उसमें तेल युक्त वस्त्र, यानी कि वस्त्र को तेल में डुबोकर उसके चारों तरफ लगा दिया जाए, तेल की एक परत लगा दी जाए, तो सामान अंदर का खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है।
तो जमाने के लिए क्या मिलाया जाता है? नमक नहीं, नींबू का रस, गंधक अम्ल या फिर आलू। तो देखिए जब मैंने जैम और जेली पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बताया था कि पैक्टिन जो है वह जेली को जमाने का काम करता है। ठीक है, तो पैक्टिन क्या है? अधपके फलों में पाया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा बी। कैसे? क्योंकि देखिए स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए कैसे फलों की आवश्यकता होती है? एक तो गूदेदार, जैम बनाने के लिए गूदेदार फल की आवश्यकता होती है। दूसरा, ऐसे फल जिसमें साइट्रिक एसिड होते हैं, या फिर अगर नहीं भी होते हैं तो साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड को अलग से इस्तेमाल किया जाता है। तो साइट्रिक एसिड यहाँ पर हमें चारों में किससे मिल रहा है? तो नींबू के रस में मिल रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। कैसे? स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए नींबू के रस की आवश्यकता होती है। किसके लिए? जमाने, जैम को जमाने के लिए। साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल किस में मिल रहा है? तो नींबू के रस में। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको पढ़ भी लीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन पढ़ने में क्या हो जाएगा? वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? तो अचला अधिकारी का सहयोग, सहायक नर्स, मिडवाइफ, पशु चिकित्सा पदाधिकारी या फिर कृषि पदाधिकारी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सहायक नर्स मिडवाइफ। यानी बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने के लिए हमें सहायक नर्स मिडवाइफ का प्रयोग जो है करना चाहिए, यानी इनका सहयोग प्रमुख होता है। नेक्स्ट है हमारा, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाला सामान्य छूत का रोग यानी संक्रामक रोग कौन सा है? ठीक है, वायरस द्वारा यानी विषाणु द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य संक्रामक रोग कौन सा है? तो मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, मीजल्स तो है ही छूत की बीमारी यानी संक्रामक रोग। जर्मन मीजल्स भी इसी के अंतर्गत आता है। चिकन पॉक्स भी क्या है? यह भी क्या है? छूत की बीमारी है, यानी यह भी एक संक्रामक रोग है। तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। यानी वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य छूत के रोग हैं। सामान्य छूत है कौन से? मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये तीनों। और आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये तीनों किससे होते हैं? वायरस यानी विषाणु से होते हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए बहुत ही अच्छे से दिया है कि जो वायरस होते हैं यानी विषाणु द्वारा शरीर में होने वाले सामान्य छूत या रोग, खसरा यानी मीजल्स को देखिए, खसरा हिंदी में खसरा कहते हैं, इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं। तो खसरा, जर्मन खसरा, छोटी माता यानी पॉक्स, जो चिकन पॉक्स होता है तो स्मॉल चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता, बड़ी माता, ठीक है, चेचक, स्मॉल पॉक्स आदि है। तो खसरा पेलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु से फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्थ से रिलेटेड। खसरा कौन से वायरस से फैलता है? तो पॉलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु से यानी वायरस से फैलता है। इसमें रोगी के शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं। छोटी माता कैसे होती है? तो ध्यान दीजिए, वेरिसेला विषाणु के उपजाति से फैलती है। किससे? वेरिसेला विषाणु, जो रोगी के श्वास तथा छींकों द्वारा संचरित होती है, यानी कि यह वायुजनित रोग है। ध्यान दीजिएगा, किससे? वायुजनित रोग है। जबकि चेचक वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है, जो कि वायु द्वारा रोगी से सीधे संपर्क में आ जाता है। इससे रोगी को ज्वर, सिर में दर्द, जुकाम, उल्टी आ जाते हैं, फिर शरीर पर क्या हो जाते हैं? दाने निकल आते हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? तो बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है। सही बात है। हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है। हाँ। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा भी होने की संभावना हो जाती है। तो ये भी सही बात है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी। ये सभी जो है डिप्थीरिया के लक्षण हैं, डिप्थीरिया के परिणाम है। यह बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। सबसे पहले तो ये जानिए, डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु, यानी कि यह देखिए बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीराई। क्या? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीराई इसे कहते हैं। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है। डिप्थीरिया के परिणामस्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय एवं गुर्दा प्रभावित होता है और टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर भी प्रभाव पड़ने से लकवा भी हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया? आगे देखते हैं, कुष्ठ रोग के लक्षण है। कुष्ठ रोग के क्या लक्षण है? कुष्ठ रोग तो संवेदन की अनुभूति समाप्त हो जाती है। सही बात है। जहाँ पर भी कुष्ठ रोग, उसके दाने जहाँ पर होने लगते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ पर सेंसिटिव, यहाँ पर
चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, वहाँ पर उस स्थान पर हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता, यानी संवेदना नहीं होती है, तो संवेदना समाप्त हो जाती है। नाड़ियाँ बढ़ जाती हैं और कोमल हो जाती हैं, सही बात, नाड़ियाँ भी बढ़ जाती हैं और कोमल हो जाती हैं। त्वचा पर बड़ी बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होने लगते हैं। तो ध्यान दीजिए, जहाँ फोड़े हो जाते हैं ना जहाँ पर, तो वहाँ पर सेंस यानी संवेदना वहाँ की समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों लक्षण किसके हैं? तो ये तीनों लक्षण हैं कुष्ठ रोग के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहे तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया होता है। मलेरिया होता है, मलेरिया कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग जो है वह हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत का रोग है। अब देखिए यहाँ पर दो आंसर करेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर बार का ये रहता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पर डाउट होता है, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत का रोग है हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार या फिर यूं कहा। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया है ए क्या, हाइड्रोफोबिया। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया है कि रेबीज या हाइड्रोफोबिया, यानी रेबीज और हाइड्रोफोबिया दोनों एक ही चीज़ को यहाँ बताया गया है। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया पशुओं, मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला रोग है जो इनके काटने या संपर्क द्वारा फैलता है। हम भी जानते हैं कि रेबीज जो है वो कुत्तों या फिर पशुओं से के काटने से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया और रेबीज दो ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो यह एक घातक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस है, वायरस से फैलता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे इफेक्ट करता है। यह रोग 100% घातक होता है। यह ऐसे जानवर के काटने से होता है जिनके लार में विषाणु यानी रेबीज विषाणु मौजूद होते हैं। तो उनके लार में कौन से वायरस होते हैं? तो रेबीज वायरस मौजूद होते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण प्रकट करता है। बाद में वह शोर, तेज रोशनी व ठंडी हवा तथा जल से भी डरने लगता है। शोर से, तेज रोशनी, ठंडी हवा और जल से, इन सब से क्या हो जाता है, व्यक्ति डरने लगता है। इससे बचाव के लिए एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? आहारी चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, सही है। रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, यानी कि अगर बुखार भी है तो भी पोषक तत्वों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम देना, सही है। शरीर के भी पर्याप्त जो प्रभावित अंग है तो उनको भी पर्याप्त विश्राम देना चाहिए। ये क्या है, आहारी चिकित्सा के उद्देश्य है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। कितना देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 50 से 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम या फिर 300 से 350 ग्राम। तो देखिए, मानव स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण युक्त भोजन का प्रयोग करता है, सही है। इनमें से प्रत्येक की मात्रा शारीरिक अवस्थाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार जो है वह बदलती है, ये भी सही है। अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता सामान्यतः किसको होती है? तो गर्भवती स्त्रियों, शिशुओं और किशोरों को होती है, ताकि वे शारीरिक विकास उनकी भली भांति हो सके। तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांसपेशियां, हड्डियां तथा त्वचा आदि का विकास करने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति हमें प्रदान करती हैं। तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार में लगभग 100 से 125 ग्राम प्रोटीन जो है वह प्रतिदिन भोजन में उपस्थित रहना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा क्या, बी। कितना? उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन कितना प्रोटीन होना चाहिए? तो 100 से 125 ग्राम तक प्रोटीन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखिए कि ज्वर से अगर व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा लॉस होगी। तो जो भी हम लोग उसको कैलोरी दे रहे हैं तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। किसमें? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट होती है, तो उसको ज़्यादा कैलोरी देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। कैसे? 2700। ठीक है, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के आहार में 2700 तक कैलोरी होनी चाहिए। ज्वर का अर्थ है शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, यानी बुखार की अवस्था में रोगी की कैलोरी संबंधी आवश्यकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
क्योंकि इसकी पर्याप्त ऊर्जा का जो है वह ह्रास ऊतकों के क्षय तथा ताप के नियमन में हो जाता है। अतः कभी कभी तो ज्वर की अवस्था में कैलोरी की आवश्यकता सामान्य से दोगुनी भी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।